Até arabayı, até também nessa vocês me dizem não, vocês não caminham água se bom, não é isso, ah, quanto suja, até vale que é, até se chique aui, quanto taxas coro, खावाई तुमसे सोचिन तुम्हें दवांग से दवा 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 इतना दवा दवा अच्छा क्या जो ना आता अच्छी आने बख्शी बख्शी मज तुम क्या था क्या आवन चीट शिना जैसा ये तुम चिट्ठी त्यावान ची आना लेटर बॉक्स बनाने से आना शुरू है गोश अब कल पे छज भाई पे तो वो तो पत शफाकत वो पत भाई यूनी पे क्या था जंग है शम पुछ मच बसर मिस्ती अनु गो क्या और मन से आग सब गाओ आक्सुवे या दुमे हा पगार निमत कड़सी तुमका नौकरी से नहीं करे दफागस आने चे सुसस चिट्ठी हसन आने सुसस शायद सोतसन त्याव हता कथमस त्याव क्या उधर कथा शानी देवाजन कुय फके अरे त्याव बका पे त्याव बंक कुंजी यसम बका त्याव तब सुरथना पता फिर वक्त हागो बनकन जिसो ताकि हेर की नसन जाय बुलाए न बने ऐसे ब्रॉडकास्टर्स, कलाकारों, सदाकारों की याद से सजा एक प्रोग्राम है जिन्होंने अपनी आवाज़ से एक जादू सा जगाया। अपनी आवाज़ से जम्मू कश्मीर की फ़िज़ाओं में वो मिठास घोल दी कि आज न सिर्फ उनकी आवाज़ घर घर की आवाज़ है, बल्कि उनकी याद भी दिल दिल की याद हो गई। आज भले ही वो रेडियो या टेलीविज़न के साथ जुड़े न हो, लेकिन यादों के आईने में उनकी छाया इस कदर उभरती है कि भुलाए न बने। प्रोग्राम भुलाए न बने कि आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जिन्होंने अपनी तख्लीक और अपने फन से ब्रॉडकास्टिंग में धूम मचा के रखी। कौन भूल सकता है सीरियल ज़ुनुडब को या मचामा को। जी हाँ, मेरा इशारा है श्री पुष्कर भांजी की तरफ। आज इनसे हम बात करेंगे नशरियात में जब उन्होंने कदम रखे, उनके जहन में लिखने का शौक कब से पैदा हुआ और अदाकारी का कब से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। भान साहब जी, जब आपने अपनी तख्लीकात शुरू की, क्या ये जहन आपको शुरू में ही पैदा हुआ था या इसके लिए आपको किसी ने रहबरी की? इस बारे में आपसे ये कहूँगा कि जब मैं 9वीं जमात में पढ़ता था तो उस समय मैंने कुछ अदाकारी भी हुई और कुछ लिखा भी। पहले ही द्रावियार में जो श्रीनगर में हुआ था स्टेज, जो हबाकदल द्रावियार का मोहल्ला है, वहाँ पे स्टेज पे हमने एक वो किया था विधवा, जो वहाँ पे द्रावियार में स्टेज किया गया था उसको, और वो भी कामयाब रहा। वहाँ उसमें था मंजिम का, क्योंकि तंज़ो मिजाज से मेरा काफ़ी वाबस्तगी रही है मेरी उसकी तंज़ो मिजाज के साथ ही, क्योंकि सीरियस रोल में मुझे पसंद नहीं आते थे। पता नहीं क्यों, क्या बात थी, तो शायद बुरे दिन देखे थे, पहले काफ़ी देखे थे, तो इसलिए अब हंसने का ही शौक़ ज़्यादा रहा था, हंसाने का शौक़ ज़्यादा रहा, तो इसलिए मैंने तंज़ो मिजाज से ही काफ़ी रहा, तो मंजिम का रोल किया था। उसके बाद फिर एक आर्टिकल भी छपा था वहाँ रणबीर अखबार में। उसके बाद 1947 में जब कौमी कल्चरल महाज का यहाँ पे वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू हुआ था, यहाँ पे किस्मत सब अदीब और मुसव्विर और अदाकार सबों ने वहाँ ज्वाइन किया था जो अच्छे थे, तो वो रहा वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे जो छोटे मोटे कुछ स्किट्स जो मैंने लिखे भी थे, जो मैं अदाकारी भी मेरी रही, वो थे कश्मीरी है जिसमें काकड़ खान का रोल रहा था मेरा, एक वो था, और कश्मीर ये शेरवानी, शहीद शेरवानी वो भी हुआ था, और ऐसे बहुत सारे हुए थे। तो उसके बाद
फिर मैंने कहा कि क्योंकि हम प्लेस तो होते रहे और सब कुछ होता रहा वहाँ पे, फिर मैंने ये कहा कि भाई नौकरी तो कहीं मिल जाए ना, कुछ पैसे तो कमा लूँ अपने घर के लिए। मेरे बड़े भाई थे बॉम्बे में, तो मैंने यही बेहतर समझा उस वक्त कि हाँ, सोचा उस वक्त कि मैं जाऊँगा कहाँ, बॉम्बे ही जाऊँगा, वहाँ ही देखूँ कि नौकरी कोई मिलेगी ही। तो ठीक, मैं बॉम्बे पहुँचा। बॉम्बे में जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं सीधे चला गया पृथ्वीराज जी के पास। मैंने कहा थिएटर्स, पृथ्वीराज तो कहते थे हम सभी मुझसे कि पृथ्वीराज साहब ऊपर बैठे हैं, तो चला गया उनके पास। तो मैंने उनसे कहा कि वो मुझे यहाँ पे स्टेज आर्टिस्ट हूँ, मैं भी आपके से भी काम करना चाहता हूँ। तो बोले नहीं, इस वक्त तो आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, आप कुछ देर के बाद आ जाए तो शायद आपको नौकरी मिलेगी। तो मैंने कहा कितने आगे बताइए जी, कितनी देर के बाद? उन्होंने कहा कोई 6 महीने के बाद, तब तक कुछ कर नहीं सकता। चला गया वहाँ से। मैंने कहा नौकरी मिली नहीं है। आगे वो इक्टा इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, वहाँ चला गया। तो मैंने वहाँ उनसे कहा कि भाई मैं दाखिल होना चाहता हूँ आपके उर्दू ग्रुप में। तो ठीक है, लेकिन आप गोली खाने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा गोली खाने के लिए तैयार? काहे के लिए? गोली खाऊँ तो काहे के लिए? भाई मैं अदाकार बनना चाहता हूँ, तो गोली खाने के लिए थोड़े आया हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। दूसरे दिन आ गया वहाँ। मैंने कहा ये बात क्या हुई ये? तो उसके बाद मैं वहाँ थे, ये हमारे बलराज साहनी साहब थे, अस्मित चुगताई थी, और भी कृष्ण चंद्र साहब थे, अच्छे अच्छे जो वहाँ पे थे। उनसे मैंने कहा कि ये जो है यहाँ पे कोई दाखिल होना चाहते थिएटर में, तो उसे क्यों कहा जाता है गोली खाने के लिए तैयार हो? तो ये तो अजीब सी बात है। तो उन्होंने उसे कहा कि आप 2 दिन के बाद आ जाइए, शायद उसे समझा देता हूँ। उन्होंने, मैं जब वहाँ आ गया तो उन्होंने कहा आप यूँ कीजिए, आप उर्दू ग्रुप के हमारे यहाँ सेक्रेटरी बनिए आप इप्टा के। तो मैं खुश हुआ। तो वहाँ पे एक प्ले हुआ, ओपन एयर शो था, वो मेरीन लाइन्स बॉम्बे में। कोई 2-3 हज़ार लोग थे वहाँ पे। तो कृष्णचंद्र का लिखा हुआ था वो झाड़ू। झाड़ू बड़ा अच्छा प्ले था कृष्णचंद्र का, और तंज मजा से भरपूर मेरा रोल उसमें, एक एडिटर का रोल था। तो जाके वहाँ पे बड़ी काफ़ी तालियां तो मिली मुझे, सराहा गया वो, बिल्कुल वो तो सराहा गया काफ़ी। उसके बाद फिर मुझे एक डायरेक्टर था, वो फिल्म डायरेक्टर था कोई, उसकी साली काम कर रही थी इसी इप्टा में। मुझे कहने लगे आपको वो डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं, फिल्म डायरेक्टर। मैंने कहा चलिए। दूसरे दिन चला गया उनके पास, साइन भी किया वो फॉर्म सब कुछ। ने कहा ये रोल मिलेगा आपको। फिल्म का नाम था दरवाज़ा। कहा कि इसमें जो रोल, जिसको ये रोल दिया था वो तो दिल्ली चला गया है, उसकी माँ कोई बीमार थी वहाँ पे, वही है वो। तो आप फिर यूँ कीजिए कि आप वो इस फिल्म में आप रोल ये करेंगे ना? मैंने कहा हाँ कर लूँगा, क्यों नहीं करूँगा। खुश हो के मैं वहाँ से चला। भाई जान साहब, जो भाई साहब थे वहाँ पे, उनसे कहा मैंने कहा चलिए अब मैं खुश हूँ, मुझे फिल्म में काम भी मिला और ये भी है, और मैं अब सिल्ली जाऊँगा वहाँ अपने पिताजी से इजाज़त लूँगा मैं कि अब आप भी चलिए और हम दोनों बॉम्बे जाएंगे, वहाँ रहेंगे हम। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जहाँ जन्म लिया है मैं वहीं शुरुआत सोचा हूँ, वहीं हो जाऊँगा, लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगा मैं कभी, बॉम्बे नहीं जाऊँगा। ये आपके पिताजी ने कहा? जी हाँ। उसके बाद मैंने डेजिग्नेशन भेज दिया, मॉडल मिल्स भी, फिल्म वालों का वहाँ तो जा ही नहीं सका। फिर बाद में बॉम्बे छोड़ दिया और श्रीनगर पहुँचा। जब आप मुंबई से वापस आए तो रेडियो कब ज्वाइन किया? रेडियो मैंने 52 में, 1952 में। जी हाँ। अच्छा, बहसती जब क्या आपने ज्वाइन किया? ज्वाइन इसलिए क्या कि आप मुझे ये पता है रेडियो वाले ले कैसे गए मुझे वहाँ। अब मुझे पता नहीं था, शायद उनको पता चला कि ये अदाकारी भी कुछ जानता है और शायद लिखना भी जानता होगा, क्योंकि सुना था उन्होंने कुछ कुछ। तो बहर सूरत उन्हें वो भी देखा था वहाँ पे, जिस नाजिम साहब का एक प्ले जो होना था बाद में, वो भी देख लिया। बहर सूरत उन्होंने कहा, एमा साहब ने कहा कि आप यहाँ वो चाहते हैं, नाज के साहब चाहते हैं, गुलाम सुन नाज के साहब हैं वहाँ पे, वो चाहते हैं, वो इंचार्ज था इसका रूरल प्रोग्राम का, कि आप वहाँ नौकरी करेंगे रेडियो में। मैंने कहा यार ठीक है। मैं गया तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं बैठा वहाँ पे, तो कहने लगे आप कल से आइए काम करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, तो आपको फिलहाल हम पे देंगे। मैंने कहा कितना? उन्होंने कहा बॉम्बे कितना लेते हैं आप? मैंने कहा इतना लेता हूँ। तो आपको हम देंगे 2.5 रुपये दिन के। अच्छा, दिन के हिसाब से? दिन के हिसाब से 2.5 रुपये दिन की, और महीने के हो गए ये 75 रुपये। तो मैंने कहा
अपने आप से ही एक सवाल किया। मैंने कहा नौकरी करोगे? तो अपने आप से कहने लगा हाँ नौकरी तो करनी है, क्योंकि यहाँ एक्टिंग का भी ये है, मिलेगा मुझे, मैदान साफ है, शौक जो है लिखने का भी और अदाकारी का भी, वो तो यहाँ पूरा हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं काम करूँगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर शुरू जब हुआ, लिंसब हुआ, पोशगुंद हुआ, असंत गुंदन हुआ स्टार्ट, तो उससे वो कुछ जम गए मेरे पाँव वहाँ पे। उस समय कुछ मुश्किलात भी आपके सामने आए होंगे। उस वक्त आपकी रहबरी किनने की? रहबरी मैं बताऊंगा आपसे, वही था ना गुलाम रसूल नाज़की साहब थे, उन्हें जो था ना कि हौसला अफजाई मेरी काफ़ी हुई वहाँ पे। प्रेमत परदेसी साहब थे, उन्होंने काफ़ी, और उन दिनों तो बहर सोमनाथ साधु ने बाद में ये किया, जो उसने मेरे से काम किया बाद में अच्छे तरीके से। तो बहरहाल ये हौसला अफजाई थी यही। और फिर उस वक्त SD थे चटर्जी साहब, जो रेडियो वाले के लिए बहुत एक अहम बात यह है, उसने कहा कि आप यूं कीजिए, एक बार आ गए वहाँ से BBC से 2 अंग्रेज आ गए, उन्हें इंटरव्यू करना था। गांधी जी की एक शागिर्द थी, एक लेडी, वो भी एक इंग्लैंड से ही थी, तो वहाँ से वो 2 आए थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, उन्हें जाना था उसके पास। तो उन्होंने मुझे कहा, चावला साहब ने, चटर्जी साहब ने, हाँ चावला साहब तो बाद में आए थे ना, चटर्जी साहब ने मुझे कहा कि यू विल अकम्पनी दीज 2 पर्सन्स, तो वहाँ पर उन्होंने रिकॉर्डिंग कुछ करनी है, तो आप जाइए उनके साथ, क्योंकि ये इस वाजी जी ने बहुत कम पता है ये। तो गाड़ी वहाँ की थी, नीडो होटल में बैठे थे, वो नीडो होटल से ले गए उठा के, उनको पहुँचे वहाँ उस गाँव में। वहाँ जब बैठे तो वो तो इंटरव्यू शुरू किया उन्होंने लेना, और मैं फंसा इस बात की, और क्योंकि इसने मुझे कहा भी था, मैंने कुछ लिखना है, मैंने कुछ नहीं, तुमने कुछ नहीं लिखा, तुम जाओ सिर्फ इनके साथ। करेक्ट। तो बाद में वहाँ मैंने देखा कि पहली बार अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा मैंने, जो कभी देखा नहीं होगा वैसे भी किसी ने, बिल्ली और एक चूहा आपस में खेल रहे हैं। बिल्ली आता है, उसकी दुम वो नीचे रखती है, दुम के ऊपर से चलती है उसके ऊपर कंधे पे, तो बैठे तो यूं करते हैं, वो शेक देते हैं तो गिर जाता है चूहा, फिर से चढ़ता है, फिर वो बिल्ली जो है तो दुम नीचे। तो बहरहाल देखता रहा हमें और हंसता रहा अपने साथ, बाकी और कुछ नहीं। तो जब वापस आ गए तो चटर्जी साहब ने कहा कि चलिए आप भी लिखिए, अब 4 मिनट का प्रोग्राम हो जाए आपका भी। तो मैंने कहा भाई अजीब सी बात है ये, उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ लिखना नहीं है, मैंने वहाँ देखा ही नहीं कुछ भी, मैं तो उस कमरे के बाहर भी चला गया, तो लिखूँ तो क्या लिखूँ। लेकिन जब वो उन्होंने कहा नहीं लिखिए लिखिए, आपने लिखना है ये 4 मिनट, तो मैं गया, ठीक है, मैं गया नीचे 2 करके लिख के लिए, मैंने वो उनके पास चला गया। तो मैंने कहा जी हमने लिखा है। अच्छा लिखा है, ठीक है, ज़रा सुनाइए। मैंने कहा कश्मीरी में है, क्योंकि मैं तो यही था ना, ये अब यही इस चीज़ से बचना चाहता मैं उस समय, कि ये उसे कहूँ कि मैंने कुछ नहीं, हाँ कैसे कहूँ उसे कुछ नहीं लिखा है ये। मैंने कहा कश्मीरी ये है, कश्मीरी लिखा है। तो उन्होंने कहा फिर भी आप ज़रा थोड़ा सा बोलिए उर्दू में, 1-2 सेंटेंसेस बोलिए। मैंने कहा वो ये वो ये, और उन्होंने स्क्रिप्ट लिया और रखा अपने मेज़ पे। कहा अच्छा आप जाइए। आप गया, उनके पास चला गया मोहल्ला लैमा, उनके पास चला गया नाज़की साहब, उनके पास चला गया प्रेमत परदेसी साहब, कुछ डिस्कस करने के लिए उनको होता है ना, मीटिंग होती है। तो उनसे कहता है अच्छा ये जो आप आज स्क्रिप्ट लेंगे वो ऐसे तो नहीं है जैसे वो पुष्कर ने लिखे थे, सिर्फ ये बातें होती रहती हैं पुष्कर की। वो आए मेरे, अरे तूने क्या किया है, कुछ हुआ है कि तुमने डांटे आपको, क्या बात क्या हुई थी। अब मैंने कहा यार सब लिख के मैंने जो शोहरत हासिल हुई थी मुझे, जितने लोग वो तो मेरे पास आते थे, गाँव से लोग आ गए मुझे देखने के लिए कि ये है कंठकाक निस्सब का, निस्सब को देखने आते थे। मरियम बेगम जो थी वो बनती थी, उसकी बीवी बनती थी निस्साब की बेगम, तो वो थी, उसे देखने के लिए एक अजीब सा ये था, तंज़ो मिजाज का भरपूर एक उस वक्त भी एक फीचर, फैमिली फीचर था वो भी। उसके बाद जब ये हुआ तो अब मैं अपने आप से ये करूँगा भगवान मुझे ऐसा मौका मिले कभी कि मैंने भी कहीं फिर से रिकॉर्डिंग करने जाना हो कहीं। उसके बाद एक कैटरिंग शो था सोपोर में, तो चटर्जी साहब ने गोविंद राम को भेजा मेरे पास, एक पियोन था ना उनका, वो गोविंद राम, तो उन्हें कहा आपको बुला रहे हैं, गया, इस तरह तुम जाओ वहाँ पे। खुश से मैंने कूदा उस वक्त, मैंने कहा चलो ठीक है। 30 वर्ग के मैंने कागज़ के लिए अपने साथ 2 पेंसिल लिए, कहीं पेंसिल का निब न टूटे, और जो कुछ भी वहाँ पे मैंने देखा सब कुछ लिखता गया। हाँ बिल्कुल, सोपोर गया था, कैटरिंग शो वही था ना। उसके बाद मैंने वो 6 पैराग्राफ्स लिखे, तो 3-3
3 सेंटेंसेस के एक पैराग्राफ था, तो वो 6 थे। मैंने कहा ये 6 पॉइंट्स है फॉर वर्थ ब्रॉडकास्ट। तो चला गया एएसडी के पास। एएसडी उनमें थे हकीम साहब, उनका नाम था, तो हकीम मुहिद्दीन। तो उन्होंने उसमें लिखा कि बिल्कुल गलत पॉइंट्स हैं ये, इस आदमी को आप वापस बॉम्बे भेज दीजिए, वही नौकरी करेगा, रेडियो के काबिल है ही नहीं है। तो मैंने देखा फाइल तो देखनी बाहर, क्योंकि बाद में उस देखा ना एसडी साहब भी, उसके बाद इसके पास जाना था, चटर्जी साहब के पास। तो मैंने जब पढ़ा वहाँ तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो अब कहना ही था मुझसे कि जाओ दबाओ यहाँ रेडियो से, आप वही नौकरी कीजिए, यहाँ इस काबिल नहीं है। लेकिन मैंने कहा यार लिखता भी हूँ, ये भी आप हो गए चांस में नहीं कर सका, ये देखा नहीं मैंने वो सब कुछ बहर सूरत। जब मैं वहाँ चला गया तो मैं कम सर नो, वो पहले नो ही बोलते थे, उसके बाद ओके कम इन, बैठा नीचे बैठा कुर्सी पे फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ। वो कभी ये नहीं कहते कुर्सी पे बैठने के लिए। बैठा तो कहा उस पर हैव इट एंड गो बैक। गया, उस पर लिखा है कि ऑल दिस पॉइंट्स 6 पॉइंट्स आर वर्थ टू बी ब्रॉडकास्ट। और बहुत ही अच्छे लिखे इसने, इज अ वेरी इंटेलिजेंट चैप, दीज आर द वर्ड्स इन दैट। ये हौसला अफजाई थी इतना कि मैं अहमद साहब के पास, मैं अहमद साहब को ऐसा नोट कभी मिला है, परदेश साहब ऐसा नोट मिला है, नाज़िर साहब आपका ऐसा नोट मिला है कभी? तो उन्होंने पढ़ा जब ये, तो बड़ी खुशी हुई मुझे, और एक हौसला अफजाई थी मेरे लिए कि हाँ तुम जानते हो काम करने का ढंग है तुम्हारे पास, ब्रॉडकास्ट करने का, क्या ब्रॉडकास्ट करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से पॉइंट हो। लेकिन इससे एक बात समझ में आ गई कि हर एक लिखने वाले को ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि खुद जाए आदमी, जिस चीज़ के बारे में लिखा वो खुद देखे, सुने सब कुछ। क्योंकि उनका जो उस वक्त ये कहा कि 3 दिन के बाद मुझे फिर बुलाया उसने, उन्होंने कहा ये साहब जी बुला रहे हैं आपको। गया वहाँ पे और कहा पुष्कर you must just remember this thing, keep your eyes, anybody who is to work in these medias, चाहे टीवी हो चाहे रेडियो हो, keep your eyes and ears open always। अच्छा, मशहूर फैमिली सीरियल जून डब आपके जहन में कैसे आया और इसका टाइटल कैसे आपने सुझाव दिया? जून डब का यूं आया क्योंकि घरेलू मसले, समाजी मसले, इस चीज़ ने मुझे एक तरह जगह, हाँ इसलिए जगह दिया मुझे कि हाँ इस बारे में कुछ लिखने की ज़रूरत है। अब वही मैंने कहा कि तंज़ और मिज़ाह के बेसिस पे लिखना चाहता था। अब ये कि सबसे पहले कोशिश इस बात की हुई कि जून डब जो उन्वान है इसका, वो पहले तो कुछ नहीं, 2 साल कहाँ 1.5-2 साल रहा पहले कि ये लिख नहीं सका आदमी। हालांकि मैं डिस्कस करता हर एक के साथ, लेकिन जो उन्होंने कहा कि अनुमान देना मुझे इसका, उससे मुझे कोई ये नहीं हुआ कि ना कश्मीर नहीं रही उस तरफ। उसके बाद मुझे जाना था एक दिन वहाँ ओबी के लिए शुपियान की तरफ। शुपियान से आगे गई तो वहाँ एक बूढ़े को मैंने देखा, वो तो आ रहा था 3 हाथ उसके और झुक के चल रहा था, वो थरथराते हुए थोड़ा सा, तो बैठा एक चट्टान पे। मैं उसके पास गया यूं ही, तो मैंने कहा सुनाई आप अच्छी तरह से हैं, सेहत आपकी अच्छी है, वो है ये है। तो उन्होंने कहा हाँ कौन है आप? मैंने कहा मैं वहाँ श्रीनगर से आया हूँ। मैंने कहा आपको यहाँ पे 1 साल तो आपसे कहूँगे पूछूँ कुछ बातें। कहा क्या बात? मैंने कहा देखिए आपके दोस्त नहीं है घर पे, क्योंकि आपका चलना और यहाँ तक आना रोज़ है क्या? उन्होंने कहा हाँ रोज़ आना जाना वो तो रोज़ रहता है। मैंने कहा आपने अब इस उम्र में इस वक्त तो अच्छा लगता है आपको ये? तो कहा हाँ क्यों नहीं, लेकिन वहाँ घर पर भी बातचीत होती रहती है। मैंने वहाँ बात, क्योंकि यहाँ तो अकेले देखा था मैंने आपको, यहाँ कोई साथ नहीं आपकी, तो हाँ वहाँ घर पे बात करते हैं वहाँ। मैंने कहा कहाँ? उन्होंने कहा वो जो डब है ना, हमारे घर की डब है, तो वहाँ बातचीत होती रहती है। किस वक्त? तो उन्होंने कहा कि शाम को करते हैं। मैंने कहा शाम को, लेकिन यहाँ तो लाइट है नहीं कुछ आपकी। तो उसने कहा कि वो जो जलाते रहते हैं ना वो क्या उसे कहते हैं कश्मीरी में लशर्ट कहते हैं। लशर्ट, हाँ लशर्ट। तो लशर्ट जला के बस वही रोशनी होती है वहाँ पे, एक दूसरे का मुंह देखते हैं और बातचीत होती रहती है। उसके बाद कहा कि मैंने कहा लाइट जब है ही नहीं तो, लेकिन उसे देखेंगे तो रोज उसे देखते हैं। नहीं,
15-20 दिन तो ऐसे होता है ये, लेकिन कुछ दिन बाद में जब खुदा का एक बल्ब होता है ना, बहुत बड़ा बिजली होती है, वो उसकी रोशनी में बात करते हैं। मैंने कहा कौन सा बल्ब? उन्होंने कहा जून। मैंने कहा अच्छा, लब पे बात करते रहते हैं ये, और जून की रोशनी। मैंने कहा जून लब में इसका अनुमान रखूँ मैं। दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो मैं शुरू किया, उसे नाम रखा जून लब ही। आपने तवील सिलसिलावार ड्रामा बचामा लिखा, इसका ख्याल आपके जहन में कहाँ से उभरा? ये मैं यूं कहूँगा आपसे कि जब मैं बॉम्बे में था और जब मैं वापस आ गया श्रीनगर बॉम्बे से, वहाँ जब उससे पहले मैं गया अपने भाई के एम्पोरियम में, आर्ट्स एम्पोरियम था ना उनका, वहीं थे वो नौकरी शुदा एम्पोरियम के ही, तो उनके पास गया क्योंकि इकट्ठे आते थे शाम को, जब 7-8 बजे वो इकट्ठे आके अपने डेरे पे आते थे। तो वहाँ मुझे एक आदमी था बैठा हुआ, देखा कि एक आदमी बैठा एम्पोरियम में, तो सेल्समैन मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा कि आप 5 रुपये दे दीजिए मान साहब। मैंने कहा काहे के लिए? यार तुम चाय का कप तक नहीं दिया मुझे कभी, तो 5 रुपये क्यों लेने मेरे से? भाई नहीं, हम उस चीज़ के लिए चाय के लिए मांग रहे हैं आपसे, हम मांग रहे हैं इसलिए कि वो जो आदमी है ना, ये श्रीनगर से यहाँ आया है, उसका इसके पास एक पैसा भी नहीं है जेब में, तो इसे वापस जाना है श्रीनगर, लेकिन टिकट के पैसे नहीं हैं, इसलिए हम कुछ पैसे जमा कर रहे हैं इस वक्त, इसे दे के वो वापस चला जाएगा अपने घर श्रीनगर। तो मैंने कहा यार इसको देखूँ जरा पहले, ये श्रीनगर का ही है। तो गया वहाँ पे, उसको देखा, तो देख के मैं बोला अरे तू यहाँ कब और कैसे? वो मेरे दोस्तों ने वहाँ कहा कि तुम इतने खूबसूरत हो, अच्छे हो, तुम जाके यहाँ पे पैसे कम, उनका बेकरी का शॉप था हवागढ़ के साथ ही, पार करके वहाँ हवागढ़ में जहाँ डॉक्टर साहब एक बैठते ना, उसके शॉप उसके साथ ही जो दुकान थी ना उनकी, तो वहाँ पे काम कर रहा था, बेकरी वाला था। तो जाके वहाँ पे उनने उसे दे दी क्या पैसे वैसे कुछ कहने के टिकट के लिए देने हैं। तो मैंने उससे कहा कि भाई ज़रूरत क्या थी तुम्हें आने की यहाँ, क्योंकि हर एक ने पूछा था तुम्हें एक्टिंग आती है कुछ, गलत उनसे कहा तलफ़ुज़ भी नहीं बातों का। मतलब उसके बाद मैंने उनसे कहा, तो उसके बाद वो मेरे पास आ गए, तो मैंने कहा हाँ आज क्या उसमें करना चाहिए। लेकिन देखना तरक्की खतर आसान इंसान आसान अख मंजिल अक्शा शहर कहीं, एक मंजिल होती है, ये कश्मीरी मुझसे कह रहा था। मैंने कहा एक मंजिल होती है, उसके रास्ते बहुत हैं, तरक्की का मंजिल जो होता है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते हजारों होते हैं, और जो जिसके काबिल हो उसी रास्ते को वो उसी रास्ते पे चले, वो चलना शुरू करे, और ताकि वो उसकी मकसूद तक पहुँच जाए। हाँ, तो लेकिन ये गलत बात है, तो यहाँ हीरो बनने के लिए आ गए, और कौन तुम्हें, तो भाई आपने कभी स्टेज पे काम नहीं किया है, आपने कभी ये नहीं किया है। तो जाके जब मैं श्रीनगर वापस आ गया, तो सबसे जो पहला ड्रामा था बताने वाला, दैट वाज हीरो मचामा, द सेम थिंग, और कुछ नहीं था। तो ऐसे ही आप मसले, इतने हजारों मसले हैं कि चाहे हम पता नहीं जितने भी लिखता जाऊं मैं ये मचामा प्लेज, तो कोई अंत तक नहीं पूछने वाला को। नाजरीन की इंटरेस्ट के लिए मचामा सीरीज से चंद डायलॉग सुनाइए। ऐ खज्जी चंद धंधे बतास, अरे चाने अच्छे से खरबूज चोन मसे कानो, अरे चन नसे बागल चन काने पटवांगन, तो चानी बंबई राजमा है मैं कज्जी, अरे चोन मलिस माजे साफ जब बकर हीरो मचामा से खानदर ना, तो कभी सोच रहा हूँ दामकार स्टाफ इधर उससे एक्टिंग करान ताकि न बोलूँ जा बेदम पे गए। अच्छा, देहाती प्रोग्राम में हर बुधवार को रात 6:15 बजे बच्चों के लिए प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें आपने बच्चों के लिए कुछ कहानियां लिखी सॉन्ग स्टोरीज के फॉर्म में, उसमें से कुछ सुनाइए। सहाम्यून बहाचून काव काको, सहाम्यून बहाचून काव काको, भोजनात बथा काव काको, सुंदर बुच्चु चोन मधुर होट छुचोन, सुंदर बुच्चु चोन मधुर होट छुचोन, भोजनात बथा काव काको, सहाम्यून तो बाचून काव काको। उसका टाव टाव जवान पानी की खोल पे पत्थर लोमड़ी इधराए तो बहुत बाबा सलाम वोट मानस वोट। भान साहब,
आपकी तख्लीकात के लिए, आपकी कारकर्दगी के लिए आपको कई एजाज़ात भी मिले हैं। कौन कौन से एजाज़ात थे वो? साहित्य एकेडमी अवार्ड, मचामा सीरीज के लिए। जी हाँ, अच्छा। और पद्मश्री जुनूडब के जुनूडब के लिए। जी हाँ। इसके बाद रियासी भी काफ़ी एकेडमी की तरफ अपने से। एकेडमी की तरफ से सारिक साहब का जो था वो एक मेमोरियल ट्रस्ट उससे वो भी मिला, और भी बहुत सारे थे, कोई वो जो क्लब्स हैं उनके ये चलता रहता एजाज़ात है। मिलने के बाद आप मुतमईन हैं अपने काम से? नहीं, मुतमईन कभी होता नहीं आदमी अपने काम से। भाई काम इतना होता है, एक समुद्र है, ये अदबी समुद्र जो है ना, इसको कहेगा कोई दूसरा साहिल जो है वो तैरता जाए कि हाथ लगाए उसको नहीं पहुंचता वहां पे। इसकी गहराई, इतनी गहराई होती है कि वहां भी हाथ ही पहुंचा सकता है। कोई ये कहे कि मैं मुकम्मल हूं, बड़ा ये हूं, बड़ा वो, नहीं, गलत बात है ये। करते जाए तब तक जो आदमी। नाज़रीन, भान साहब के साथ इतनी बातें करके भी मुझे लगता है कि बातें अभी अधूरी रही, लेकिन क्या करें, हमारे पास वक्त की कमी होती है, छोटे से वक्त में ही गुजारा करना पड़ता है। मैं भान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन ये अभी भी मुझे याद आ रहा है, जुनूडब जब इन्होंने लिखी तो उसमें कई ऐसे शब्द मिले, वू मोटर, तिल क्यों, अभी भी लोगों को याद है। या कुछ कैरेक्टर्स मचामा सीरीज में, सिंगेरी जिंगेरी, क्या धूम मची थी वो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया भान साहब आपका। आपका